सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मिड डे प्राइम के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। इसके साथ ही हम बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस कार्यक्रम में हुई शामिल। स्किल द नेशन चैलेंज किया लॉन्च। कहा AI आज अर्थव्यवस्था और समाज को दे रही है नई दिशा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। साल की शुरुआत पर धार्मिक स्थलों में दिखा श्रद्धालुओं का तांता। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश। राज्य सरकार की ओर से 113 समूहों के लिए जारी OBC श्रेणी की अधिसूचना को बताया त्रुटिपूर्ण। स्विट्जरलैंड में नए साल के जश्न के दौरान बड़ा हादसा। ले कॉन्स्टेलेशन बार में हुए भीषण विस्फोट में कई लोगों की मौत की आशंका। धमाके के कारणों की जांच जारी। और देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ DRDO का स्थापना दिवस आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। DRDO के वैज्ञानिकों के समर्पण और कर्तव्य की सराहना की। और अब विस्तार से समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में स्किल इंडिया मिशन की पहल SOAR स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर बात करते हुए कहा कि AI भारत में सकारात्मक बदलाव का एक प्रमुख माध्यम बन सकता है। राष्ट्रपति ने भारत के दृष्टिकोण को तकनीकी विकास को बढ़ावा देने वाला बताया और कहा कि AI आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि AI सीखने और समझने की प्रक्रिया में मददगार है और मानवता के सामने आ रही कई चुनौतियों का समाधान भी पेश कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में AI के माध्यम से बदलाव आ रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए AI सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है। भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रही है और बच्चों को AI के माध्यम से इनोवेटिव फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है। भारत सरकार स्कूलों में AI के उपयोग को बढ़ावा दे रही तथा बच्चों को नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। AI लैब्स और AI मॉड्यूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और फ्यूचर रेडी स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है।
तो एआई को सकारात्मक बदलाव राष्ट्रपति ने बताया है और बताया है कि किस तरह से देश की भावी पीढ़ी को इसके लिए, वर्तमान पीढ़ी को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। इनोवेशन के जरिए, नवाचार के जरिए किस तरह से विकसित भारत में जो हमारे युवा हैं उनको शामिल किया जा रहा है, इसको देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इसी बीच एसआईआर प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए 113 ओबीसी समूहों के प्रमाण पत्र एसआईआर प्रक्रिया में मान्य नहीं होंगे। अदालत ने पाया था कि 2010 से 22 मई 2024 के बीच इन जातियों को ओबीसी सूची में जोड़ने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। वहीं भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार ने वोट बैंक राजनीति के लिए ओबीसी आरक्षण का दुरुपयोग किया। इसी बीच आयोग ने साफ किया कि फिलहाल सिर्फ 2010 से पहले की 64 और हाल ही में जोड़ी गई 76 नई जातियों यानी कुल 140 समूहों के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो ओबीसी प्रमाण पत्रों पर चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला, और ये फैसला आया है पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच, जब सियासी संग्राम चल रहा है उसके बीच। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि चुनाव आयोग का क्या कुछ कहना है? देखिए, चुनाव आयोग का कहना साफ है। ये सवाल उठा था कि कोलकाता हाईकोर्ट में हाल ही में एक याचिका दायर हुआ था बीजेपी की तरफ से, और कहा गया था कि पिछले साल मई में कोलकाता हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने जो 113 ओबीसी शंसा पत्र को, प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था, उनको एसआईआर में भी रद्द करना चाहिए, ऐसा याचिका में कहा गया था। तो जो यहाँ के न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति कृष्णा राव, उन्होंने चुनाव आयोग से कहा था कि इस बारे में आपका क्या कहना है, आपको ही इसमें जो डिसीजन लेना है वो आपको ही लेना है। तो चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के जो अनग्रसर जो कल्याण दफ्तर है, उनके जो सचिव है, उनके साथ बैठक की, और बैठक करने के बाद चुनाव आयोग ने अब साफ कर दिया है कि 2024 के 22 मई और पिछले 2010 से 2024 के 22 मई के बीच जो 113 ओबीसी समूहों के जो प्रमाण पत्र है, जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, वो एसआईआर में भी उसको माना नहीं जाएगा। यानी जो 13 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जो अभी 32 लाख की जो अनमैप हियरिंग हो रहे हैं, उनमें से 13 में से एक उनको दिखाना है। तो जो अपना ओबीसी जो प्रमाण पत्र है वो दिखाना चाहते हैं, उसमें ये कहा गया है कि 2010 और 2024 के 22 मई के बीच 113 जो ओबीसी जनजाति को शंसा पत्र दिया गया है वो यहाँ पे मान्यता नहीं पाएगा। 2010 के पहले जो 64 थे, और ये मामला न्यायालय के पास आने के बाद जो 76 नए तरीके से राज्य सरकार ने ओबीसी शंसा पत्र दिए हैं, जो 76 ओबीसी जनजाति को, चुनाव आयोग ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, इसके पीछे आधार क्या बताया है? देखिए, जो कलकत्ता हाईकोर्ट का यानी उच्च न्यायालय का जो पर्यवेक्षण था, वो पर्यवेक्षण क्या था, उनका कहना ये था, याचिका इस बारे में दायर हुआ था कि ये जो ओबीसी दिया गया है ममता बनर्जी के शासनकाल में, ये वैध नहीं है। इसका वैधता को लेकर चैलेंज किया था। तो अदालत में, उच्च न्यायालय में भी कहा था कि जो वैलिड माना गया था, इसीलिए उन्होंने ये 113 जो प्रमाण पत्र है उसको रद्द कर दिए थे, और ये एक विशेष समुदाय को दिया गया था। तो यही आपत्ति के कारण था कि पहले 2010 से पहले 66 और 2010 से 2024 के बीच 14 साल में 113, ऐसा क्यों? इतना बढ़ोतरी क्यों, ये सवाल उठाया गया था। तो उसी पे जाके जो न्यायालय का जो पर्यवेक्षण था, उन्होंने कहा गया था कि इसमें सही तरीके से ये सब प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं, धर्म के आधार पर जारी किए गए हैं, और इसीलिए उसको रद्द किया गया। बाद में जब वो बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट में गए, अभी तक उसका पूरा मामला, पूरा निष्पत्ति उसका नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है मामला। लेकिन अभी के लिए जो है, ये
ये 113 मान्यता नहीं मिलेगा एसआईआर में, ये तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया। साफ तरीके से ये माना जा रहा है कि इसको भी ममता बनर्जी की सरकार कैसे रिएक्ट करती है वो देखना पड़ेगा कि जब उसको ये समझ में आएगा कि चुनाव आयोग ने क्या स्टेप लिया है, उसके बाद ममता बनर्जी सरकार कैसे रिएक्ट करती है। क्योंकि वो तो चुनाव आयोग के हर स्टेप पर सवाल उठा रही है, चाहे वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हो, चाहे वो हियरिंग जो चल रहा है, सुनानी जो चल रहा है, उसके जो प्रोसेस हो, एसओपी हो, सबको लेकर वो सवाल उठा रही है। तो इसको लेकर क्या सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके उनकी वोट बैंक पे आंच तो आई है। आपसे ये समझना चाहेंगे इस फैसले की अहमियत, क्योंकि बीजेपी भी लगातार सवाल उठा रही है कि जो आरक्षण का प्रोसेस था उसका राज्य सरकार ने वोट बैंक के लिए दुरुपयोग किया है। जी, वही मैं बोल रहा था कि इस याचिका को जब दायर किया गया था न्यायालय में, उसका आधार ही यही था कि जो जनजाति को, जो ओबीसी जनजाति को ये शंसा पत्र, ये प्रमाण पत्र मिला, उसको धर्म के आधार पर उसको दिया गया था। वो वैध नहीं है, वो ठीक तरह से नहीं दिया गया है, वो वोट बैंक अपीसमेंट था, तुष्टीकरण की राजनीति की गई है, इसलिए ये प्रमाण पत्र उनको दिया गया है। और साथ ही साथ ये सवाल भी उठ रहा बाद में, जब ये तो मैं कह रहा हूं कि आपको 2024 का जब वर्डिक्ट मिला, उसका पहले का याचिका जो दायर हुआ उसका आधार क्या था, और अभी जब जाके क्लैरिफिकेशन मांगा गया और एक नई याचिका डाल के, क्या वो जो रद्द जो किए गए थे 113, वो क्या एसआईआर में भी ग्रांटेड होगा, चुनाव आयोग तो उसको मान्यता देगा? तो चुनाव आयोग ने अब अदालत ने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसको मद्देनजर रखते उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, जो 113 कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है उसको वो भी मान्यता नहीं देंगे। तो इसको चलते कहीं जाके ये माना जा रहा है कि जो ये सवाल उठाए गए थे 113 को लेकर, वो कहीं ना कहीं जाके जो आवेदनकारी थे उनके पक्ष में गया है। तो इसको लेके ममता बनर्जी की सरकार कैसे रिएक्ट करती है वो देखना पड़ेगा। सौरभ, ये जो है 2010 से लेके 2024 तक एक जो लंबा अरसा है उस पर निर्देश जो हैं चुनाव आयोग के आए हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, उन पर क्या कुछ असर इसका पड़ने वाला है? देखिए, ये बात ये है कि वो जो जिनको ये 10 से 24 के बीच जो प्रमाण पत्र उनको मिला था, जिन्होंने वो प्रमाण पत्र देकर कहीं पे मानिए आप नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई सुविधा उठाए है, तो उसको खारिज नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि ये 5 लाख थे, जो प्रमाण पत्र के संख्या है वो 5 लाख है, फिगर 5 लाख है। तो ये 5 लाख को अगर वो जो सुविधा पा रहे हैं अगर वो रद्द हो जाता, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि फिर एक स्थिति जो चल रहा है उसमें लॉ एंड ऑर्डर एक सिचुएशन हो सकता है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए उसको कुछ किया नहीं गया। लेकिन वो जो प्रमाण पत्र उनको मिला है उनको लेकर आगे कोई वो सुविधा नहीं उठा पाएंगे। इसी के लिए एसआईआर क्या है, एसआईआर का हियरिंग प्रोसेस क्या है, उनको जाके ये क्यों दिखाना है ओबीसी प्रमाण पत्र? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीधे हम आपको ले चलते हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। तो ट्रेन के डिज़ाइन में कई फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिजाइनिंग अ ट्रेन। व्हेन यू डिजाइन अ स्लीपर ट्रेन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोज अप। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाता है, बिकॉज पीपल विल बी ऑन द अपर बर्थ, ऑन द मिडिल बर्थ एज वेल एज द लोअर बर्थ। जब चेयर कार डिज़ाइन करते हो तो चेयर कार इज ऑलवेज ईजियर टू डिज़ाइन, क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ वेरी लो, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ वेरी हाई। सो दैट्स वाई इसके डिज़ाइन में एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी आती है स्लीपर के डिज़ाइन में। सो उसकी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब इसमें बहुत स्पेशल ध्यान दिया गया है। पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट बर्थ और लैडर इसका टोटली नया डिज़ाइन है। बर्थ और लैडर का टोटली नया डिज़ाइन है, बहुत अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है। जब इसको डिज़ाइन किया गया था तो अपर बर्थ में एक पतला आदमी, ज़्यादा हैवी आदमी, एक टॉल आदमी, शॉर्ट आदमी किस तरह से चढ़े उसमें, उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए।
शायद मैं टीम को बोलूँगा उस एक्सपेरिमेंट्स के वीडियो भी अगर आपके साथ शेयर करें। इस तरह से डिज़ाइन के टाइम में प्रैक्टिकली एक हर तरह के व्यक्ति को ऊपर चढ़ने में, मिडिल सीट में जाने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है उसको सिमुलेट किया गया रियल टर्म्स में, जिससे कि उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसे होगा वो सामने आए, उनको ध्यान में रखा गया। डोर्स ऑटोमेटिक है जैसे वंदे भारत में है। फिर राइड कंफर्ट का बहुत ही अलग लेवल लेके आए हैं और इसमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपके सामने शेयर करते हुए, आज इसका जो राइड कंफर्ट वंदे भारत स्लीपर का है, अगर दुनिया की किसी भी बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को, किसी भी देश की बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को अगर कंपेयर करेंगे तो उससे बेटर ही निकलेगा, उससे 19 नहीं होगा, उससे 21 ही आएगा। और उसका एक एग्जाम्पल टीम ने टेस्टिंग के टाइम में किया, वो अभी आपको दिखाते हैं। कवच, इमरजेंसी टॉक बैग, ये सब अब स्टैंडर्ड हो गए हैं, हर ट्रेन में फिट होके ही आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी। हवा में वायरसेस, बैक्टीरिया को डिसइंफेक्शन करने के लिए 99.99% वायरसेस और बैक्टीरिया हवा से फिनिश हो जाएं, वो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई। वंदे भारत चेयर कार में भी है और इस गाड़ी में भी लगाई गई है, वंदे भारत स्लीपर में भी, जिससे कि पैसेंजर्स का कंफर्ट एक अलग लेवल पे पहुंचे। एयर कंडीशनर की डिज़ाइन जो की है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट इन दी कैबिन, दैट इज़ अ मेजर पैरामीटर। ऑक्सीजन कंटेंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपने कई बार महसूस किया होगा फ्लाइट में आपका नोज़, ईयर और आईज ड्राई होने लगते हैं, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन कंटेंट। फिर एक डिस्कम्फर्ट आने लगता है। सो इसमें ऑक्सीजन कंटेंट का बहुत ध्यान रखा गया है। वही ध्यान हम मुंबई की 328 जो नई ट्रेन्स बन रही है उसमें भी ऑक्सीजन कंटेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत केयरफुली ध्यान रख के बनाया गया है। ड्राइवर कैब एकदम टोटली नया एक्सपीरियंस है, अभी आपको उसके फोटोग्राफ्स दिखेंगे, और बहुत ही एरोडायनामिक एक्सटीरियर इसका बनाया गया है। ये एक्सटीरियर डिज़ाइन अगर आप देखो, कंप्लीट एरोडायनामिक डिज़ाइन है इसकी। मटेरियल FRP यूज़ किया गया है नोज़ के लिए, बहुत सोच समझ के FRP यूज़ किया। दुनिया भर में FRP ही यूज़ होता है, जिससे कि बाय चांस कोई कैटल भी आ जाए तो इसकी सारी एनर्जी कैटल की सारी एनर्जी ये वाला हिस्सा ले लेता है, जिससे कि ट्रेन की स्टेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब भी कोई ऑब्स्टिकल आता है तो ये उसकी कंप्लीट ले लेता है। ये बोगी पूरी तरह से नई डिज़ाइन है, कंप्लीट नए डिज़ाइन की बोगी बनी है। बोगी माने सस्पेंशन बोलो, अगर ट्रक का इक्विवेलेंट बोलो तो सस्पेंशन इसका टोटली नए डिज़ाइन का बना है, और उसमें डिज़ाइन के पैरामीटर्स को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, जिसका रिजल्ट अभी आप देखेंगे। और ये देखो आप इसके एर्गोनॉमिक डिज़ाइन के इंटीरियर्स, ये आप लैडर्स का एक और फोटो आएगा। लैडर्स देखो किस तरह से डिज़ाइन की गई है, और हर जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल पैरामीटर्स रखे गए हैं डिज़ाइन में, जिससे कि बाय चांस कोई थोड़ा सा पलट के गिरने की भी संभावना हो, वो भी खत्म हो जाए। हर एक चीज़ का एक नए तरीके से ध्यान रखा गया है। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह। ये एर्गोनॉमिक लैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटो देखने लायक। यहाँ पे लैडर बहुत अलग तरीके की है, और लैडर को सपोर्ट देने के लिए, चढ़ने के टाइम में सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये एक हैंडल स्पेशल किया गया है। जब आप ट्रेन को देखेंगे तो उसमें आप एक्चुअल में फील करेंगे ये डिफरेंस। और भी अंदर स्पेशल अरेंजमेंट, दिव्यांग जनों के लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिससे कि व्हील चेयर के साथ ही अंदर आके इसमें बैठ सके और अपनी ट्रैवल कर सके। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम अब स्टैंडर्ड बना दिया है वंदे भारत सीरीज में। टॉयलेट्स में फिर डिज़ाइन में नया किया गया है, जिससे कि एक तो पानी का वेस्टेज कम से कम पानी का वेस्टेज हो, दूसरा स्पिलिंग ना हो कहीं पर भी टॉयलेट में, उसका ध्यान रख के किया गया। और ये 2026
रेलवे में रिफॉर्म्स का ईयर है। 2026 रेलवे में रिफॉर्म्स का वर्ष है। बहुत सारे नए रिफॉर्म्स लाइंड अप हैं जो एक के बाद एक आपके पास आएंगे। इस ट्रेन में कुछ रिफॉर्म्स की झलक आपको दिखेगी। पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए जो बेडशीट, ब्लैंकेट और ट्रेन की क्लीनिंग, उसको एक टोटली नए तरीके से करेंगे। टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, बहुत नए स्पेसिफिकेशंस, मटेरियल के जो भी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उनके नए स्पेसिफिकेशंस होंगे। और फूड में जो ट्रेन गुवाहाटी से आएगी उसमें एसएमईज फूड होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगला फूड होगा। जो ट्रेन आसाम से निकलेगी उसमें आसाम का खाना होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगाल का खाना होगा। और आज आपके साथ में जो भोजन है वो भी असमीज और बांग्ला भोजन है। तो बहुत ध्यान रखा गया है। इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है और इसमें और रिफाइनमेंट होता जा रहा है लगातार। ये एक वीडियो है, ये मैं आपको देखो 3 ग्लास रखी हुई है, उसके ऊपर एक ग्लास सर, आइडिया किसका था? और 180 kmph में गाड़ी दो। ये आप दुनिया के और कहीं भी जगह ट्राई करो तो मेरे ख्याल से ये यूनिक चीज लगेगी, क्योंकि इतना ध्यान दिया गया है इसके सस्पेंशन के डिज़ाइन पे। इस ट्रेन के सस्पेंशन के डिज़ाइन पे एक टोटली नया लेवल लाया गया है। और इस नए लेवल का बेनिफिट हमें क्या होगा, सर इसका राइडिंग इंडेक्स क्या आएगा? बहुत अच्छा आएगा राइडिंग इंडेक्स। अब मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इसी के साथ इसका मैं बताता हूँ, एक सेकंड सब बताओ, 3.2 आपने शायद सब्र रखो। इसका सस्पेंशन यानी बोगी, आपने देखा कि बोगी के डिज़ाइन में वंदे भारत चेयर कार में बोगी का एकदम टोटली नया डिज़ाइन किया गया था। चाहे उसमें समय लगा, लेकिन एक डिज़ाइन ऐसा किया जिससे कि नया एक सिस्टम ही नया बन सके और एकदम नए तरीके से राइडिंग कंफर्ट आए। इसमें उस लेवल से भी आगे लेके गए। और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य है कि दुनिया भर में ट्रेन्स बनती है, दुनिया भर में बोगीज चाहिए ही चाहिए होती है। तो वो दुनिया भर की बोगी डिज़ाइन और बोगी मैन्युफैक्चरिंग और बोगी एक्सपोर्ट कहाँ से होना चाहिए? एक्सपोर्ट इंडिया से। भारत से ही होना चाहिए। भारत से होगा, कैसे होगा? भारत से होगा जब क्वालिटी में हम बाकी सबसे अच्छे हों और कॉस्ट में कम्पिटिटिव, तभी होगा। इसीलिए इतना फोकस किया इस पे, इसीलिए इतना समय लगाया, मतलब करीब करीब 1 साल लगाया बोगी के नए डिज़ाइन, सस्पेंशन के पूरे नए डिज़ाइन पे करीब करीब 1 साल इन्वेस्ट किया, ताकि अगले कई वर्षों तक हम भारत से, देखो अब प्रपल्शन और बोगी ये 2 बड़े टेक्नोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। तो हमें विश्व के जितने भी समृद्ध देश हैं उन सब में भारत से प्रपल्शन जाए और भारत से बोगी जाए। बाकी ऊपर मेटल वर्क होता है, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी नहीं होती है। जो बाकी की बॉडी होती है ना, वो बहुत आसान काम होता है और जनरली वो लोकल ही होता है। तो जैसे एप्पल फ़ोन पे आप देखते हैं ना, डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया, अब आना चाहिए ट्रेन्स का डिज़ाइंड इन इंडिया। तो डिज़ाइंड इन भारत आना चाहिए, ताकि एक नए तरीके से रेलवे का प्रसार हो। और ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे, ये आसान काम नहीं था, लेकिन टीम ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, बहुत मेहनत की है, बहुत डीप थिंकिंग के साथ काम किया और बहुत लोग जुड़े हैं उसमें। एक व्यक्ति से नहीं होता है, इसमें बहुत लोग जुड़े हैं, सब ने अपने अपने आइडियाज़ दिए, सब ने अपने एनालिसिस दिए हैं और मल्टीपल एनालिसिस और डिज़ाइंस के बाद में ये बना है। ये भी इसमें कुछ इंटीरियर आपको दिखाई देंगे कई तरह के। देखो ड्राइविंग कैब एकदम अलग तरह की है और ऑटोमेटिक डोर्स हैं और सीट्स एकदम नए तरह का, इसका मटेरियल भी नया है,
पूरा कैबिन एरिया। सर ये वैक्यूम है, वैक्यूम टॉयलेट। फैक्ट्री एरिया सब फैक्ट्री एरिया। काम बहुत सारा है, अभी भी काफी काम है, लेकिन फेयर स्ट्रक्चर के बारे में बोलिए। बहुत कॉस्ट देखो, करीब इसका कॉस्ट रखा गया है कि एयरलाइन से सब्सटेंशियली कम होना चाहिए, एयरलाइन से सब्सटेंशियली कम होना चाहिए। तो गुवाहाटी हावड़ा का माने गुवाहाटी कोलकाता का जनरली एयरलाइन का फेयर होता है 6 to 8,000 रुपीज़ के आसपास का होता है, 6,000 to 8,000 10,000 भी पहुंचता है। इसमें 3 AC में गुवाहाटी से हावड़ा का रहेगा 2,300 रुपये। बहुत कंफर्टेबल है, विद फूड है कंप्लीट। 2,300 हावड़ा टू गुवाहाटी, हावड़ा टू गुवाहाटी थर्ड AC का जस्ट 2,300 के आसपास का रहेगा प्लस माइनस। और 2 AC का रहेगा करीब 3,000 रुपीज़। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मिडिल क्लास का ध्यान में रखते हुए किया गया है। फर्स्ट AC का 3,600। Like first AC 3,000. देखो अब नए तरीके से सोचना है हमें। अब रेलवे का रिफॉर्म्स की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, PM साहब ने जिस तरह से रिफॉर्म्स का एक पूरा एक्सप्रेस चलाई है, इनकम टैक्स का नया कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नए कानून, पूरा रिफॉर्म हुआ, लेबर रिफॉर्म इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, हर तरीके से GST में इतना मैसिव रिफॉर्म हुआ। तो अब हमें रेलवे में भी कई तरह के नए रिफॉर्म करने चाहिए। तो उसमें से एक रिफॉर्म ये भी है कि हम पुराने तरह के फेयर से निकलकर एक फ्लैट फेयर पे जाए। तो फ्लैट फेयर इसमें रखा गया है। फर्स्ट AC का है 3 रुपीज़ 80 पैसा पर किलोमीटर, 3 रुपीज़ 80 पैसा पर किलोमीटर। सेकेंड AC का 3 रुपीज़ 10 पैसा पर किलोमीटर और सेकेंड AC का 310। और थर्ड AC का 2 रुपीज़ 40 पैसा पर किलोमीटर। और ये नया कॉन्सेप्ट एक इसमें लगा है, जैसे फुल सर्विस एयरलाइन होती है, फुल सर्विस एयरलाइन होती है, वैसे ही ये फुल सर्विस स्लीपर ट्रेन है, फुल सर्विस ट्रेन कंप्लीट, उसमें प्रॉपर सर्विस है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका रहेगा। और फूड का भी एक नए तरीके से इसमें रहेगा कि बेस्ट से बेस्ट जो वहाँ पे सप्लायर्स होंगे फूड के, असम से हो और इधर कोलकाता से हो, उनको रखा जाएगा इसमें। वो पुराने सिस्टम से नहीं चलेंगे कि 12 ग्राम दाल उस सिस्टम से नहीं चलेंगे, बहुत एक नए तरीके से इसमें। एक सेकंड, तो इस नई शुरुआत के लिए आप सब आज आए यहाँ पर, बहुत धन्यवाद। अब हम प्रश्न लेंगे आपके। सर कब तक शुरू हुई? कम से कम सर अगर महीना और हफ्ता बता देगा, डेट नहीं स्पेसिफाई कर पाए तो करीब समझो अगले 15 से 20 दिन के अंदर। तीसरे हफ्ते जनवरी डेट आपको मैं एग्जैक्ट दो चार दिन में PM साहब को रिक्वेस्ट किया हमने, तो PM साहब के यहाँ से बहुत क्लियर हो गया सब कुछ। डेट में 1-2 दिन में आपको अनाउंस करेंगे। एक अपन ने प्रोटोकॉल बनाया है इस रूम का क्वेश्चंस के लिए, तो इधर से चालू करते हैं पहला सवाल। सर इसमें विद फूड इतना फेयर है, तो ये कब से कब तक शुरू हो जाएगा और किस तरीके से इसको? करीब अगले 15 से 20 दिन में इसका फर्स्ट ट्रेन का इनॉग्रेशन चालू हो जाएगा, 15 से 20 दिन। सर मेरा सवाल ये है कि वंदे भारत स्लीपर की मोस्टली आप समझो 17 या 18 तारीख। वंदे भारत तारीख भी है।
वंदे भारत स्लीपर की जिस तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये 2026 चूंकि सुधार का वर्ष है माननीय, तो इसमें कितनी ट्रेनें हम इस तरह से ले आएंगे, एक सवाल तो ये है। दूसरा, क्या मैंने कोई ऐसा सेक्टर डिसाइड किया है जहां हम वेटिंग लिस्ट टिकट की परंपरा ही खत्म करते हैं, ऑन डिमांड ट्रेन में, इस तरह कुछ काम चल रहा है क्या? बिल्कुल, दोनों पे काम चल रहा है। वंदे भारत स्लीपर का जिस तरह से आपने देखा, वंदे भारत चेयर कार का बहुत अच्छे तरीके से रैंप अप किया गया और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रैंप अप किया गया। तो वंदे भारत स्लीपर में भी करीब 1 साल से टेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स की जो साइकिल होती है वो साइकिल अब कंप्लीट हो गई। CRS का इंस्पेक्शन होने के बाद में CRS का सर्टिफिकेट मिल गया, तो अब इसकी कंप्लीट डिज़ाइन वगैरह सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो गया। तो अब इसका प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे करीब करीब और 8 ट्रेन्स अगले 6 महीने के अंदर अंदर बन के आ जाएंगी। 8 गाड़ियाँ और 6 महीने में बन के आ जाएंगी और इस साल के एंड तक करीब करीब 12 ट्रेन्स बन के रेडी हो जाएंगी और फिर अगले साल बहुत बड़े तेज़ी से रैंप अप हो जाएगा, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके पीछे लगता है। तो वो देखो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यहाँ इस रूम में बहुत सिस्टम से होता है। एक सवाल था ना, वो सेक्टर वाला कि हम देखो, अल्टीमेटली देश में जितनी डिमांड है रेलवे के ट्रैवल की, उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कैपेसिटी को बढ़ाने का डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया और पूरी टीम उसमें कैपेसिटी को बढ़ाने में लगी। करीब 35,000 किलोमीटर पटरियाँ बनी इन 11 वर्षों में, 35,000 किलोमीटर, मतलब बड़े देश का जितना नेटवर्क होता है उतनी पटरियाँ अपने इन 11 वर्षों में बनी। लोकोमोटिव का तो साल के पहले ही दिन सरकार ने एक बड़ा उपहार दिया है देशवासियों को। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत चेयर कार की तर्ज पर अब वंदे भारत स्लीपर भी जल्द ही शुरू की जाएगी। 15 से 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है ये शुरू की जाएगी और ये ट्रेन जो है कोलकाता से गुवाहाटी तक चलेगी और इसमें तमाम आधुनिक सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात है पैसेंजर की जो सुविधा है उसको देखते हुए तमाम आधुनिक इनोवेटिव फीचर्स जो हैं इसके अंदर लगाए गए हैं। 16 कोच इसमें होंगे और इसका जो किराया है उन्होंने कहा कि वो भी जो मध्य वर्ग है उसकी सुविधा को देखते हुए, उसकी जेब को देखते हुए ध्यान में रखा गया है। जो 3 AC कोच है वो 2300 का होगा और जो 2 AC कोच है उसको बताया गया है कि 3000 तक की उसकी कीमत होगी। लेकिन उससे बड़ी बात है कि ये एक बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि ट्रेन में चढ़ने से लेकर ट्रेन में बैठने तक किस तरह की सुविधाएं हैं उसका केंद्रीय मंत्री ने एक सिलसिलेवार ब्यौरा दिया। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें कवच सुविधा भी है, इमरजेंसी टॉक बैग भी इसमें मौजूद है और जो फूड प्रेफरेंसेस हैं उसकी भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कोलकाता से ये चलेगी तो वहाँ का फूड वहाँ पर होगा और अगर ये जब गुवाहाटी से चलेगी तो जो SMEs फूड है वो इसके अंदर होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सुविधा के साथ साथ ये ट्रेन जो है एक तेज़ सफ़र का जो अनुभव है वो देशवासियों को कराएगी और सबसे बड़ी बात है कि 15-20 दिन के अंदर ही इसके इनॉग्रेशन की उन्होंने बात कही है और ये भी कहा है कि इस साल के अंत तक 12 ऐसी ट्रेनें हैं वो शुरू की जाएंगी और उसके बाद इसमें तेज़ी आएगी। और 2026 को उन्होंने ये भी कहा कि ये एक रिफॉर्म्स का साल है रेलवे में। तो जिस तरह से एक रिफॉर्म एक्सप्रेस देश में चल रही है उसमें रेलवे की जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है वो भी तेज़ी पकड़ेगी और उसी का एक ये जीता जागता उदाहरण है कि साल के पहले दिन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो उसकी घोषणा की है सरकार ने। अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें तमाम आधुनिक सुख सुविधाएं हैं और जो यात्री हैं उनकी जेब का भी खासा ख्याल रखा गया है और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रेल सेवा का, रेल के सफ़र का इसमें देखने को मिलेगा। मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया।
कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के टोंक जिले में DST की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बूंदी से एक गाड़ी विस्फोटक लेकर आ रही है, जिसके बाद बरौनी थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर गाड़ी को रोका गया। तलाशी लेने पर गाड़ी में यूरिया के कट्टों में छुपाया गया 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 200 डेटोनेटर और 1100 मीटर फ्यूज वायर मिला। पुलिस ने मौके से बूंदी जिले के रहने वाले 2 आरोपियों सुरेंद्र पटवा और सुरेंद्र मोची को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि ये विस्फोटक कहां से लाया गया और इसका इस्तेमाल किस अवैध गतिविधि या साजिश के लिए होना था। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं इसका संबंध किसी बड़े गिरोह या खनन माफिया से तो नहीं है। तो ये मारुति सियाज गाड़ी थी जिसमें एक एक्सप्लोजिव जब्त किया गया और ये एक्सप्लोजिव जो है ये 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था जो यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था। इसके अलावा 200 एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज भी पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ 1100 मीटर के साथ वायर पुलिस ने बरामद किए हैं और 2 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। और जयपुर से हमारे संवाददाता विकास सोनी इस समय जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास, कितनी बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है और इसके साथ ही किन किन पहलुओं पर पुलिस अब जांच कर रही है? जी रमा, बहुत बड़ी सफलता इसको कहा जा सकता है। टोंक पुलिस की जो DST टीम है उसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बूंदी से एक जो गाड़ी है, कार है, वो कल टोंक की तरफ जा रही थी। जब उसकी छानबीन करी गई तो 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट की जो विस्फोटक सामग्री है, साथ ही 1100 मीटर जो फ्यूज वायर है वो पाया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम विस्फोटक का पाया जाना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है और पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और मौजूदा स्थिति की बात करी जाए तो जयपुर से जो पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जो टीमें हैं वो टोंक पहुंच चुकी है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी भारी मात्रा में जो 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट है ये विस्फोटक कहां से आया और ये कहां से इनको मिला है और आगे इसका क्या कुछ कौन सी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। जैसा कि कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे जो बूंदी और टोंक का जो क्षेत्र है वो खनन क्षेत्र है और जो अवैध खनन में इस तरह का जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको इसमें यूज में लिया जाता है। तो पुलिस हर मामले पर हर कोने कोने की जांच कर रही है कि किस तरीके से जो अमोनियम नाइट्रेट की जो इतनी बड़ी खेप बरामद हुई है उसका आखिरकार क्या कुछ मकसद था। जी रमा। विकास, कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अवैध खनन से जुड़ी ये घटना भी हो सकती है या फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 आरोपियों को धर दबोचा गया है, क्या कुछ उनसे पता इस वक्त लगा है? गाड़ी जो है वो कहाँ की है, किस नंबर की है, कहाँ से आई है, ओनर का नाम क्या है, क्या कुछ इस बारे में पता लगाया गया है? जी रमा, बिल्कुल संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में अगर बात करी जाए तो पुलिस जो है वो आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में जो ये खेप बरामद हुई है वो कहां से आई है। अलग अलग जो इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो जयपुर से टोंक पहुंच चुकी है और आरोपियों से लगातार फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि आखिर ये अमोनियम नाइट्रेट कहां से आया, आगे इसका क्या कुछ वो आरोपी जो पकड़े गए हैं वो क्या कुछ उनका मकसद था। जी रमा। विकास, इस बात की भी संभावना है कि इनके तार कुछ और लोगों से भी जुड़े हो सकते हैं, इस दिशा में भी जांच चल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जांच चल रही है, क्योंकि इतनी बड़ी खेप अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करती है कि इतना अमोनियम नाइट्रेट कहां से आया और इनके तार किन किन से जुड़े हुए हैं। बूंदी के जो 2 आरोपी है वो बूंदी के बताए जा रहे हैं और इनसे पुलिस जो है पूरी तरीके से पड़ताल कर रही है, कार की भी जांच कर रही है, कार मालिक की भी जांच कर रही है और आखिरकार जो बूंदी से टोंक आते वक्त ये विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि बूंदी में कहां से आया गया, इनको किसने इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई की थी। तमाम वो बिंदु है, पुलिस हर मामले की बड़ी गहनता के साथ जांच कर रही है
और बहुत जल्दी पुलिस ये बताएगी कि आखिरकार इस पूरी घटनाक्रम के पीछे क्या कुछ मकसद था, इतनी बड़ी मात्रा में किस तरीके से ये अमोनियम नाइट्रेट इनके पास में आया है और क्या कुछ इनका आगे का मकसद हो सकता था। जी रमा। बिल्कुल विकास, बेहद महत्वपूर्ण है ये जानना, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, इसके जो दुरुपयोग की संभावनाएं हैं वो कई पहलुओं पर हो सकती हैं और उसी में आप बता रहे हैं कि जांच कार्य चल रहा है। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। आज DRDO अपना स्थापना दिवस मना रहा है। साल 1958 में स्थापित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। देखिए DRDO को समर्पित हमारी ये खास रिपोर्ट। जब सीमाओं पर खतरे हो तब विज्ञान ढाल बनता है, जब राष्ट्र को शक्ति चाहिए तब रिसर्च हथियार बनती है, और जब आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया जाता है तब एक नाम सबसे पहले उभरता है, DRDO। देश की सुरक्षा, सामर्थ्य और स्वाभिमान की वैज्ञानिक शक्ति DRDO आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1 जनवरी 1958 में स्थापित हुआ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत को रणनीतिक महाशक्ति बना चुका है। मिसाइल तकनीक में अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस, वायु रक्षा प्रणाली में तेजस लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक रडार ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और साइबर सुरक्षा में DRDO की उपलब्धियां विश्व स्तरीय हैं। कोविड काल में स्वदेशी PPE किट हो या फिर मेडिकल उपकरण विकसित करना, DRDO ने मानवीय सेवा में भी योगदान दिया। आज DRDO न केवल भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। आज DRDO देश की तीनों सेनाओं की तकनीकी रीढ़ बन चुका है। मिसाइल तकनीक में भारत की ताकत का सबसे बड़ा चेहरा DRDO है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाया और दुनिया को भारत की क्षमता का एहसास कराया। वायु शक्ति की बात करें तो स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान भारत के एरोस्पेस क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि है। तेजस ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि निर्माता भी है, और दुनिया के कई देश अब भारत में बने हथियारों को खरीद भी रहे हैं। DRDO ने रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन तकनीक, नाइट विजन डिवाइस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की। सीमा पर तैनात जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक हथियार, सर्विलांस सिस्टम और ठंडे इलाकों के लिए विशेष उपकरण DRDO की ही देन है। कोविड-19 महामारी के दौरान DRDO ने ये भी दिखाया कि वो सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा में भी अग्रणी है। स्वदेशी PPE किट, वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन सिस्टम विकसित कर DRDO ने संकट की घड़ी में देश का साथ दिया। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान में DRDO की भूमिका और भी अहम हो गई है। निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर DRDO नई तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारत रक्षा निर्यातक देश बनने की ओर बढ़ रहा है। DRDO की उपलब्धियां केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास, संप्रभुता और वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आगे बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला, ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, तकनीक आधारित निगरानी और सुशासन की एक दशक लंबी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर ठोस परिणामों में बदलने में अहम भूमिका निभाई है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला क्षेत्र से जुड़े 5 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं 5 राज्यों में फैली हुई हैं, जिनकी कुल लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने समयबद्ध क्रियान्वयन और आपसी समन्वय पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा पीएम श्री योजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना समग्र और भविष्य के लिए तैयार स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय मानक बने। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि परिणामों पर होना चाहिए। सभी मुख्य सचिवों को योजना की नियमित निगरानी करने और वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड विजिट के निर्देश दिए गए। प्रगति की 50वीं बैठक को प्रधानमंत्री ने शासन संस्कृति में आए महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बताते हुए कहा कि समय पर फैसले, प्रभावी समन्वय और तय जवाबदेही से सरकार के काम करने की गति बढ़ती है और इसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलता है। तो सुधारों की गति, योजनाओं की प्रभावी डिलीवरी के लिए प्रगति काफ़ी अहम है। राष्ट्रहित में लंबे समय से लंबित परियोजनाएं इसके जरिए पूरी की गई हैं। ये 50वीं बैठक बेहद अहम है। तमाम क्षेत्रों को लेकर प्रगति सहकारी संघवाद का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। तो अपने आप में ये अहम बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण 50वीं बैठक है, जिसमें 5 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। और ये समीक्षा इसलिए की गई ताकि इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तेज़ी से हो, परिणाम आए। अगर हम बताएं प्रगति बैठकें क्या हैं, तो इनका पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और अपने आप में ये दिखाता है कि इन बैठकों का उद्देश्य क्या है। जो पूरा नाम हम आपको इसका बता रहे हैं, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 25 मार्च 2015 को इसको लॉन्च किया गया था एक नवाचारी मंच के रूप में, जिसके परिणाम दिखाई देने लगे। शुरुआत से ही सरकार की कार्यप्रणाली को अधिक सक्रिय, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया, ताकि योजनाएं केवल योजनाएं ना रहें, वो परिणाम के रूप में सामने आए। जो लाभार्थी हैं उनको सीधा लाभ इसका पहुंचे। प्रगति का मुख्य फोकस क्या है? बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे सड़क है, रेल है, पावर है, वाटर रिसोर्सेज है, कोल आदि है, तो इसकी प्रगति की इसके अंदर समीक्षा की जाती है। अगर दूसरी बात करें तो परियोजनाओं की निगरानी, कि परियोजनाएं कहां पर अटकी हुई हैं उनकी समीक्षा करना और उनको फिर गति देना, आगे बढ़ाना। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इसके नाम के अनुरूप। साथ ही कार्यक्रम का कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, प्रमुख सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करना, जो हम परिणाम कह रहे हैं, जिसका हम फायदा कह रहे हैं, जिसलिए योजना शुरू होती है, उसका जो परिणाम जो है देखने को मिले ज़मीन पर। साथ ही जो शिकायत निवारण भी है, जो लोगों की चिंताएं हैं, जनता की शिकायतों का तेज़ और प्रभावी समाधान भी, जनता को इसमें शामिल किया गया है लाभ के लिए। ये प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है अपने इन्हीं फीचर्स को लेकर, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें इसमें एक साथ काम करती हैं जब जनहित की बात होती है। केंद्र और राज्य सरकारों का एक साथ काम करना इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि तमाम क्षेत्रों की जो योजनाएं हैं या फिर उनका जो क्रियान्वयन है और उनसे संबंधित जो तमाम दिक्कतें हैं वो सामने आती है। प्रधानमंत्री खुद इन बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, तो प्रधानमंत्री की निगरानी में ये बैठकें होती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये बैठक होती है। अगर इनके माध्यम की बात करें, इसके साथ ही जो डिजिटल डेटा मैनेजमेंट है और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, उसका भी इसके अंदर उपयोग होता है। साथ ही रियल टाइम डेटा का भी इसमें उपयोग किया जाता है। तो केंद्र सरकार के जो सचिव हैं, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव हैं, वो इन बैठकों में शामिल होते हैं।
तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण यह प्लेटफॉर्म है और उसका उद्देश्य यही है कि जो विकास की योजनाएं हैं, जो लोगों का हित है, उसकी गति जो है प्रगति में तब्दील हो। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के तिरुवनंतपुरम से नए मेयर वीवी राजेश को पत्र लिखकर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में इस उपलब्धि के महत्व और विकसित केरल के लिए भाजपा के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा है कि दशकों से केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं का सफर कठिन रहा है। राज्य की राजनीति पर एलडीएफ और यूडीएफ का दबदबा रहा है, जिनका खराब शासन रिकॉर्ड सभी के सामने है। इन मोर्चों ने भ्रष्टाचार और हिंसा की ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया है जो केरल की संस्कृति के विरुद्ध है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों, शत्रुता और हिंसा के बावजूद हमारे कार्यकर्ता दृढ़ रहे हैं। पीएम ने पत्र में कहा है कि दिल्ली में मित्र और केरल में प्रतिद्वंदी होने का एलडीएफ और यूडीएफ का ये फिक्स मैच जल्द ही खत्म होने वाला है। पीएम मोदी के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए वीवी राजेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर प्रधानमंत्री का पत्र शेयर करते हुए कहा कि यह सम्मान प्रधानमंत्री द्वारा केरल को नववर्ष का उपहार है। उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम में आया राजनीतिक परिवर्तन भाजपा कार्यकर्ताओं के दशकों के अथक परिश्रम का परिणाम है। और अब आगे देखेंगे खेल जगत की खबरें। खेल की खबरों के साथ सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुचित्रा, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। नए साल के पहले दिन से ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम आंशिक रूप से लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने से एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल विवादों को सुलझाने के लिए एक पंचायत बनाने का रास्ता साफ होगा। ये कानून 18 अगस्त को आधिकारिक राजपत्र में नोटिफाई किया गया था। खेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया कि अधिनियम की कुछ खास धाराएं और उपधाराएं 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, जबकि बाकी प्रावधान बाद में लागू किए जाएंगे। प्रावधान राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना और उनके शासन ढांचे से संबंधित है। इनमें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ और क्षेत्रीय खेल महासंघ शामिल हैं। इसके अलावा इनमें राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन, मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं, उनके अधिकारों और कर्तव्यों, राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना और केंद्र सरकार की नियम निर्माण शक्तियों से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। इस कदम को देश में खेलों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। खेल विधेयक 1 दशक से अधिक समय से लंबित था। बात नए साल के स्पोर्ट्स इवेंट्स की। भारतीय खेलों के लिए साल 2026 रोमांचक और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, जिसमें विभिन्न खेलों में विश्व खिताब दांव पर होंगे। ओलंपिक क्वालिफिकेशन का नया सत्र शुरू होगा, जिससे लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक के टिकट्स कटाने का मौका मिलेगा। क्रिकेट प्रेमियों को जहां अंडर 19 विश्व कप में युवा खिलाड़ियों का जोश देखने को मिलेगा, वहीं सीनियर वर्ग में पुरुष और महिला टीम T20 विश्व कप के लिए जोर आजमाइश करती दिखाई देंगी। साल 2026 भारतीय खेलों के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। क्रिकेट विश्व कप से लेकर एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों का इस साल आयोजन होगा। वहीं बदले स्वरूप में फुटबॉल विश्व कप का भी रोमांच खेल प्रेमियों को देखने को मिलेगा। साल की पहली तिमाही क्रिकेट को समर्पित होगी, क्योंकि देश के पसंदीदा खेल में इस साल 3 विश्व कप हैं। 15 जनवरी से 6 फरवरी तक अंडर 19 विश्व कप से शुरू होगा, जहां वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे जैसे उभरते हुए युवा सितारों पर करीब से नजर रखी जाएगी। सीनियर पुरुष टीम भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक होने वाले T20 विश्व कप में खिताब के बचाव के लिए उतरेगी। बैडमिंटन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 3 मार्च से शुरू होगी, जिसमें पीवी सिंधु और बाकी भारतीय खिलाड़ी 2025 की नाकामी से उबरना चाहेंगे। मार्च के आखिर से अप्रैल तक साइप्रस में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिससे विश्व चैंपियनशिप खिताब के चैलेंजर का पता चलेगा। अभी भारत के डी गुकेश विश्व चैंपियन हैं। टूर्नामेंट 28 मार्च से शुरू होगा, जिसमें ओपन वर्ग में भारत के आर प्रज्ञानंदा और महिला वर्ग में आर वैशाली, कुनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख भाग लेंगे।
24 अप्रैल से 3 मई तक थॉमस और उबेर का बैडमिंटन खेला जाएगा। इसके कुछ दिन बाद ITTF विश्व कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल्स लंदन में 28 अप्रैल से 10 मई तक चलेगा, जिसके लिए भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। जून में महिला T20 विश्व कप होगा, जिसमें हरमनप्रीत कौर की टीम 2025 में वनडे विश्व कप की सफलता को दोहराना चाहेगी। एथलेटिक्स सत्र की शुरुआत मई में डायमंड लीग से होगी, जिसमें भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा पर नजरें होंगी। 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन होगा। पहली बार इसमें 48 टीमें हिस्सा लेती दिखाई देंगी। राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में आयोजित होंगे, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन में देखने को मिलेगा। इन खेलों के बाद दिल्ली में 17 अगस्त से विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होनी है। नीदरलैंड और बेल्जियम में 14 अगस्त से हॉकी विश्व कप शुरू होगा। भारतीय पुरुष टीम एशिया कप जीतकर विश्व कप का टिकट कटा चुकी है, जबकि महिला टीम मार्च में हैदराबाद में क्वालिफायर खेलेगी। जापान के नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक एशियाई खेलों का आयोजन होगा। इसमें हॉकी में स्वर्ण जीतने वाली टीम लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 का टिकट कटाएगी, जबकि निशानेबाजी में भी कोटा स्थान होंगे। एथलेटिक्स में डायमंड लीग फाइनल 4 से 5 सितंबर तक ब्रसेल्स में होगा। शतरंज ओलंपियाड का 46वां सत्र सितंबर में ताशकंद में खेला जाएगा। बहरीन में 24 अक्टूबर से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होगी। इसके बाद भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप 27 अक्टूबर से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। दिसंबर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप होगी, जिसकी तारीख और स्थान अभी तय नहीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो खेलों के लिए एक्शन से भरपूर रहने वाला है साल 2026। खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। धन्यवाद सुचित्रा, तमाम खबरों की जानकारी के लिए। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।